हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बेटे 5.1 और 5.2 को करने के बाद अब इस सेशन का आवाज हम करेंगे 5.3 से। करेक्ट। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि दो कंपनी आपस में मिलकर के कंबाइन होकर के एक नई कंपनी बना रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ और इंफॉर्मेशन भी हैं। अब वो कहता है अभय लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसकी जो शेयर कैपिटल है 15,000 शेयर है, 100 रुपए का शेयर है। दूसरी कंपनी आशा लिमिटेड, उसके 10,000 शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, 10 लाख की इनकी शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल के बाद फिर इनके जो तुम्हें आइटम्स दिए हुए, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम और कंटीजेंसी रिजर्व। उसके अलावा इनकी उनकी लाइबिलिटीज दी हुई हैं डिवेंचर्स के रूप में और क्रेडिटर्स के रूप में। हालांकि जो अभय लिमिटेड है उसके कोई डिवेंचर्स नहीं है, लेकिन इसके डिवेंचर्स भी हैं और सन्ड्री क्रेडिटर भी हैं। बाकी नॉर्मल आइटम्स तुम्हें दिए हुए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। हालांकि गुडविल अभय लिमिटेड की नहीं दी हुई है। फिर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आइटम तुम्हारे सामने मौजूद हैं। करेक्ट। अब उसके अलावा कहते हैं दे डिसाइडेड टू फॉर्म ए न्यू कंपनी मैसर्स अभिलाषा लिमिटेड एज ऑन 1/4/2024। तो मैसर्स अभिलाषा लिमिटेड नाम की कंपनी जो है फॉर्म करी गई और टर्म्स ये रही कि जो नई कंपनी है अभिलाषा लिमिटेड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स। अभिलाषा लिमिटेड ने कहा कि इन दोनों कंपनी की गुडविल को हम वैल्यू करेंगे 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट्स निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट होने चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए। और आगे उसने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए तुम्हें कुछ बताया है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कंबाइंड शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। यानी कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम फाइंड करेंगे, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व का जो कंबाइंड अमाउंट आएगा उसका 10% लेंगे। और उसने आगे क्लियर भी कर दिया है कि ऑल दी अदर रिजर्व्स आर टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द गुडविल। वो कहते हैं गुडविल कैलकुलेशन के लिए बाकी जितने भी रिजर्व्स है उनको हमें जो है वो इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर कहते हैं एवरेज प्रॉफिट्स तुम्हें दिए हुए हैं दोनों कंपनीज के, अभय लिमिटेड के 275 और आशा लिमिटेड के 175। फिर क्वेश्चन कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्रीज, ये जो तीन आइटम है और बोथ द कंपनीज आर टू बी वैल्यूड एट 10%। बेटा ये गलती से लेस लिखा हुआ है, इसको मोर कर लेना। इज टू बी वैल्यूड एट 10% मोर देन द बुक वैल्यू, यानी कि इन तीन आइटम को 10% से ज्यादा पे वैल्यू करा गया है। और कहता है एक प्रोविजन हमने बनाना है 10% का सन्ड्री डेटर्स के खिलाफ। फिर उसने ये भी कहा कि जो 12% डिवेंचर्स हैं उनको रिडीम करा जाएगा परचेसिंग कंपनी अभिलाषा लिमिटेड के द्वारा अपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर करके। और जो प्रेफरेंस शेयर इशू होगा उसकी फेस वैल्यू 100 है। उसने कहा 12% डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड बाय इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ मेसर्स अभिलाषा लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। और कहता है कि जो डिवेंचर को वापस करा जाएगा वो एट 10% प्रीमियम पर करा जाएगा। डिवेंचर जो कि 2,50,000 के, आपको याद होगा यहां पर मैंने देखा था कि 2,50,000 है, तो इनको 10% प्रीमियम पर हमें पे करना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि सन्ड्री क्रेडिटर्स को बुक वैल्यू पे टेक ओवर करा जाएगा। और उसने कहा कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है 15,500 की आशा लिमिटेड की। फिर उसने अब एक यहां पर एक लाइन और दे दी, कहता है बैंक बैलेंस ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी टेकन ओवर बाय अभिलाषा लिमिटेड आफ्टर डिडक्टिंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ 60,000 टू बी बोर्न बाय मेसर्स अभय लिमिटेड एंड आशा लिमिटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। वो कह रहे हैं परचेजिंग कंपनी दोनों कंपनी के बैंक बैलेंस को लेगी, लेकिन बैंक बैलेंस में से पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो कि 60,000 के हैं उनको 2:1 के रेशियो में पहले हम डिवाइड करेंगे और डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस आ जाएगा उस बैलेंस को परचेजिंग कंपनी ने ले लिया है। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में भी वही चीजें जो अभी तक पूछी गई थी। वो कहते हैं किस आधार पर अब अभिलाषा लिमिटेड जो है अपने शेयर्स इशू करेगी, और अभिलाषा लिमिटेड का एक शेयर जो है 100 रुपए का है। फिर कहते हैं एक बैलेंस शीट हमने बनानी है 1/4/2020, ये 1/4/2024 की डेट होनी चाहिए, ड्रॉ ऑफ द बैलेंस शीट। कहता है हमने एक बैलेंस शीट बनानी है 1/4/2024। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ और चीजें भी हैं, तो इस क्वेश्चन को फिर मैं करा देता हूं एक और क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन वैसे इस सेक्शन के मैंने करा दिए इन क्लास। लीजिए जी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, अपनी क्वेश्चन की शीट को अपने सामने रख ले। पहले तो 5.3 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 5.3। करेक्ट। 5.3 को करने के लिए मैंने कहा क्वेश्चन की शीट तुम्हारे सामने होनी चाहिए ताकि बार बार तुम्हें क्वेश्चन फ्लिप थ्रू ना करना पड़े। तो मैंने भी ये क्वेश्चन की शीट जो है ना अपने सामने रख ली है। इज इट क्लियर टू यू? ताकि मेरे को बार बार क्या बोलते देखना ना पड़े और इधर उधर करने से फिर जो है
वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है और क्या करना चाहिए, वैसे आपके हिसाब से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो क्या करते सर? नेट एसेट्स फाइंड आउट करते। मैंने सैस ओपन कर दिया, लीजिए जी आंसर पूछा जाए। किसी ने कहा क्या बोलते हैं, विराट कह रहे हैं, विराट कोहली है क्या? नहीं, अच्छा विराट सचदेवा कह रहे हैं सर सबसे पहले तो नेट एसेट्स कंप्यूट करेंगे। नहीं, किसी ने कहा सर बैंक बैलेंस पहले कंप्यूट करेंगे। गुड, ये फिर भी ठीक आंसर है, क्योंकि जब आप नेट एसेट्स कंप्यूट करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा जो जो एसेट्स लिए गए हैं उसमें बैंक बैलेंस कितना लिया गया है। तो बेटर है पहले बैंक का बैलेंस कंप्यूट कर ले, और उसके अलावा आपको गुडविल भी, आपने ध्यान दिया होगा इस क्वेश्चन में कि गुडविल की भी वैल्यूएशन हो रही है। तो गुडविल को कितने पे लिया गया है ये देखने के लिए पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, स्टेप नंबर ए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे पहले कंप्यूट करी। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कंप्यूट करने के लिए मैंने क्या करा, एक कॉलम में अभय लिखा और एक कॉलम में मैंने आशा लिखा। इज इट क्लियर टू यू? अब सबसे पहले हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, जाहिर है कि मुझे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, और एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में मौजूद है। तो एवरेज प्रॉफिट आपने देखा कितना है, 1,77,500, सॉरी 1,00,000 नहीं बल्कि दिया हुआ है 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 का एवरेज प्रॉफिट आपने अभय लिमिटेड का नोट करा। उसके अलावा 1,75,000 का जो है वो आशा लिमिटेड का है। उसके बाद मुझे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करा जाएगा वो हम 10% लेंगे ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। तो 10% ऑफ, पहले तो ये देखो कि अभय लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी दी हुई है। सर अभय लिमिटेड की शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए की आपको गिवन है, और उनके जनरल रिजर्व अकाउंट में कितना बैलेंस है, 2,75,000 है। तो ये हो गया आपका 17,75,000। 17,75,000 का 10% आप कंप्यूट कर ले तो इनका तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,77,500। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? 1,77,500। उसके अलावा जो दूसरी कंपनी है उसका भी मैं 10% कंप्यूट करूंगा। उनकी जो शेयर कैपिटल है 10 लाख की, और प्लस 1,25,000, तो 11,25,000 आ गया। 11,25,000 का 10% आप कंप्यूट करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट 1,12,500 आ जाएगा। करेक्ट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के बाद हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट्स फटाफट बताए कि कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 97,500, 97,500 और 62,500। सुपर प्रॉफिट्स को हासिल करने के बाद हम ईयर्स ऑफ परचेज से फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ईयर्स ऑफ परचेज, अब ईयर्स ऑफ परचेज का जहां तक सवाल है, 2 ईयर्स का परचेज, तो 2 ईयर्स के परचेज से हमने मल्टीप्लाइड करा तो हमारे पास गुडविल आ गई 1,95,000 और 1,25,000। इस तरह हमारे पास गुडविल का अमाउंट हमने कंप्यूट कर लिया। उसके बाद जैसा कि किसी ने कहा पहले फिर हमें बैंक बैलेंस भी फाइंड कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम बैंक बैलेंस का भी अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अब जहां तक बैंक बैलेंस का सवाल है, जो आशा लिमिटेड नाम की कंपनियां आप देख रहे हैं उनका बैलेंस जो है 1,80,000 का है, और दूसरी कंपनी जो है उनका बैंक बैलेंस महज 45,000 है। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, परचेसिंग कंपनी अभिलाषा लिमिटेड ने कहा कि हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो 60,000 के हैं उनको पहले माइनस करेंगे 2:1 के रेशियो में।
तो 2:1 के रेशियो में 60,000 के खर्चे हमने माइनस करे। अगर परचेजिंग कंपनी ये कह रही है कि हम बैंक बैलेंस लेंगे लेकिन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद लेंगे, तो इसका मतलब है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी ने भी बियर करे हैं। 1,40,000 पर इसका मतलब बैंक बैलेंस लिया गया है और 25,000 पर बैंक बैलेंस इसका लिया गया है। अब आपने गुडविल और बैंक बैलेंस का अमाउंट फाइंड कर लिया। अब आप नेट एसेट्स फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम परचेज कंसिडरेशन भी बोलते हैं। परचेज कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखो। पुरानी बैलेंस शीट पे पहला आइटम लैंड एंड बिल्डिंग 8,50,000 तुम्हें गिवन है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने कहा 10% ज्यादा पे लिया है। 8,50,000 का 10% 85,000 उसमें ऐड कर दो तो 9,35,000। इसी तरीके से फिर लैंड एंड बिल्डिंग जो दूसरी कंपनी है उसका 5,75,000 है, उसका 10% 57,500 ऐड करेंगे तो 6,32,500 का अमाउंट आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फिर नेक्स्ट आइटम जो तुम देख रहे हो वो है प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है उसमें 10% हम पहले ऐड करेंगे। 3,45,000 का 34,500 आ जाएगा। 34,500 ऐड करने के बाद 3,79,500 3,79,500। उसके अलावा दूसरी कंपनी 2,25,000 है, तो 2,25,000 का 22,500 ऐड कर देंगे तो 2,47,500 आ जाएगा। 2,47,500 करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है गुडविल। अब इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि हालांकि पहली कंपनी जो अभय लिमिटेड है उसकी गुडविल नहीं दी हुई थी, लेकिन गुडविल को हमने वैल्यू करा था तो स्टेप नंबर 1 में तो गुडविल वैल्यू करी गई 1,95,000 की, करेक्ट। और इनकी जो गुडविल वैल्यू करी गई 1,25,000 की गुडविल वैल्यू करी गई। गुडविल के बाद फिर नेक्स्ट आइटम इन्वेंट्रीज है और इन्वेंट्रीज आपने लिखी। इन्वेंट्रीज का अमाउंट अगर आप बैलेंस शीट पे देखेंगे तो 4,20,000 है, तो 4,20,000 में 42,000 ऐड कर देंगे 10%, तो 4,62,000 की फिगर आपकी आ जाएगी। उसके अलावा फिर है 2,40,000, उसमें 24,000 ऐड कर देंगे तो 2,64,000 की फिगर आपकी आ जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसेबल यानी कि डेटर्स। अब ट्रेड रिसेबल जो है या तो आप सीधा 10% माइनस कर करके यहीं पर लिख दो, और या फिर यहां पर पहले ग्रॉस अमाउंट लिख लो। अगर आप ग्रॉस अमाउंट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो कि 1,40,000 है, करेक्ट। मैंने अभी उसमें से 10% माइनस नहीं करा, सॉरी। ट्रेड रिसेबल का अमाउंट 3,05,000 है, तो 3,05,000 मैंने लिख दिया और ये ग्रॉस अमाउंट लिखा है। अभी मैंने 10% माइनस नहीं करा और 2,85,000 है। उसके बाद जो बैंक बैलेंस है जो कि अभी आपने कंप्यूट करा था, करेक्ट। बैंक बैलेंस आपने कंप्यूट करा था पहली कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 140 निकला था। दूसरी कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 25,000 का बैंक बैलेंस हमारे सामने आया था। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा। अब माइनस मैंने जब इसमें से करा तो माइनस करने के बाद मैं यहां पर लिखूंगा लेस लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में 2 लायबिलिटीज आपके सामने दी हैं। अब जो लायबिलिटीज आपके सामने दी हुई हैं, एक तो डिवेंचर्स दिए हुए हैं, करेक्ट, 12% डिवेंचर्स। अब ध्यान ये रखना है कि जो डिवेंचर्स है उसको वो 2,50,000 के थे, लेकिन उनको 10% प्रीमियम पर पे करा जा रहा है, यानी कि 2,50,000 उसमें प्लस करेंगे 10%। अगर कोई अपने सॉल्यूशन को देख रहा है तो उसको ठीक कर लेना। तो 2,75,000 है, ना कि 2,50,000। इज इट क्लियर टू यू? 12% डिवेंचर का अमाउंट। 12% डिवेंचर माइनस करने के बाद फिर हमारे पास इस केस में है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ही थे,
अब क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, क्रेडिटर्स को तो बुक वैल्यू पर ही लिया गया है 55,000 और 35,000। बिकॉज आपने डेटर्स यहां पर ग्रॉस फिगर पर लिखे हैं, तो प्रोविजन फिर आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% के हिसाब से आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो 30,500 का प्रोविजन इसका बना हो गया और 28,500 का प्रोविजन इनका बनाओगे। एक चीज का और ख्याल करना पड़ेगा, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी क्वेश्चन में थी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बेटा ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अब उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि इनकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है वो 15,500 की है। तो लायबिलिटीज की फिगर माइनस करने के बाद एसेट्स में से इसका तो आपका आ जाएगा 23,31,000, लेकिन इसका जो आपका आएगा वो मेरे ख्याल से आएगा, ये फिगर आपको ठीक करनी पड़ेगी, 12,25,000 का अमाउंट ये शायद आएगा। करेक्ट, 12,25,000, ये 1250 नहीं है, 12,25,000 है। अब इसको मैं, ये आ गए हमारे पास नेट एसेट्स। इसका मतलब इस आधार पर मुझे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करे जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन, तो 23,31,000 डिवाइडेड बाय 100 और इसी तरीके से फिर 12,25,000 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे तुम्हें यह पता लग जाएगा कितने शेयर्स आप इशू करोगे। दैट इज 23,310 और 12,250, 12,250 शेयर्स। करेक्ट। तो अब हमारे सामने पोजीशन क्लियर है कि हमने इतने शेयर्स जो है इनको इशू करने हैं। मेन पॉइंट हमें यही निकालना होता है। उसके अलावा अब मुझे क्या करना है? उसके अलावा मुझे करना कुछ नहीं है, अब इनकी बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? लेट्स हैव ए लुक। बैलेंस शीट, अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी और लायबिलिटी के अंदर भी सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी सबसे पहले लिखी जाएगी शेयर कैपिटल। अब जहां तक शेयर कैपिटल का सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कितने शेयर हम इश्यू कर रहे हैं तो कैसे बताओगे? टोटल नंबर ऑफ शेयर पहले तो ऐड कर दो। टोटल तुमने ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा आपका 23,310 प्लस 12,250, डेट इज इक्वल टू 35,560। 35,560 इंटू 100, तो इतना अमाउंट हम, ये जो शेयर कैपिटल है ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, that is equal to this much, 35,56,000। अब याद ये रखना है, इस क्वेश्चन में परचेजिंग कंपनी ने डिवेंचर को पे करने के लिए भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे। तो शेयर कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी। एक तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर है, उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी आएंगी? ध्यान ये रखना है कि जो डिवेंचर है वो 2,50,000 के, 2,50,000 के डिवेंचर को 10% प्रीमियम पर हमने पे करा। 2,75,000 हमने पे करा। 2,75,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 100,
तो मुझे ये पता लग गया कि हमने 2750 प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो 2,75,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी। इज इट क्लियर टू यू? आपके सॉल्यूशंस अगर आप देख रहे हैं सॉल्यूशन को, तो पहले तो ना देखें, पहले हमेशा नोट कर लिया करें। मैंने कई बार कहा है अगर कोई डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहा है तो ये फिगर्स ठीक कर लेना। करेक्ट। उसके अलावा फिर हम लिखते हैं इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व इन सरप्लस में कोई भी आइटम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो दोनों कंपनीज के रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो तो उनके है ना, वो तो उनके वेंडर कंपनी की बुक्स में जाकर के क्लोज हो चुके होंगे, और ये कोई अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का केस तो है नहीं कि हमें वैसे ही रिजर्व्स बनाने हैं। तो फिलहाल अभी तक कोई रिजर्व एंड सरप्लस यहां पर नहीं आएगा। अगर आपके सॉल्यूशन नोट्स में कुछ लिखा हुआ है तो यहां कुछ मत लिखना। उसके अलावा फिर स्टेप नंबर 2 में, ये सॉरी शेयर होल्डर फंड के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर में रख दूं। उसके बाद फिर हम लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। अब वैसे तो नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर डिवेंचर्स थे, लेकिन डिवेंचर को हमने पे कर दिया प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर करके, इसलिए न्यू बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। फिर करंट लायबिलिटीज थी। अब जहां तक करंट लायबिलिटीज का सवाल है, करंट लायबिलिटीज के अंदर एक तो ट्रेड पेबल्स हैं, और ट्रेड पेबल्स के अंदर भी क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स, करेक्ट। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कैसे लिखेंगे ये ध्यान से लिखना। एक तो 55,000 के क्रेडिटर्स अभय लिमिटेड के हैं, आशा लिमिटेड के 35,000 के क्रेडिटर्स हैं। अपनी बैलेंस शीट, अपनी जो ओरिजिनल बैलेंस शीट है उसको देखो। और उसके अलावा तुमने एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी टेक ओवर करी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो थी वो 15,500 की थी। तो टोटल अमाउंट जो बाहर के कॉलम में आ जाएगा 1,05,000 आ जाएगा। करेक्ट। अब इसका टोटल जो है 39,36,500 है। उसके अलावा फिर एसेट साइड की तरफ आएंगे। अब जहां तक एसेट्स का सवाल है, एसेट साइड के अंदर सबसे पहले तो नॉन करेंट एसेट लिखे। नॉन करेंट एसेट के अंदर भी सबसे पहले आप लिखें ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो आइटम्स तुम्हें यहां पर दिए हैं उसमें भी पहले आप टेंजिबल लिखें। अब टेंजिबल आइटम आपकी एक तो लैंड एंड बिल्डिंग है। अब आपने जो स्टेप नंबर 1 में, जब आप स्टेप नंबर 1 तो नहीं, स्टेप नंबर 3 में जब आपने नेट एसेट्स कंप्यूट करे थे, तो वहां लैंड एंड बिल्डिंग की दोनों कंपनी की जो वैल्यूज हैं उनको मिला करके आपने लिख देना है। इज इट क्लियर टू यू? 15,67,500। इसी तरीके से उसी स्टेप में जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है दोनों कंपनी की मिला करके आपने लिख देनी है 6,27,000। उसके अलावा फिर एक इंटेंजिबल आइटम भी है, इंटेंजिबल आइटम। अब जहां तक इंटेंजिबल आइटम का सवाल है, उसमें जाहिर है गुडविल आएगी। दोनों की गुडविल आपने वैल्यू करी थी 1,95,000 और 125, तो दोनों को मिला करके आप यहां पर लिख देंगे। गुडविल का अमाउंट आ जाएगा 3,20,000। उसके अलावा फिर हमारे करंट एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज हैं। तो उसी स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में आपने इन्वेंट्रीज की रिवाइज्ड वैल्यू कंप्यूट कर ली थी, उनको बस मिला करके आपने यहां पर लिख देना है 7,26,000। इन्वेंट्रीज के बाद फिर ट्रेड रिसीवेबल है। अब जब ट्रेड रिसीवेबल आप लिखेंगे यहां पर, तो 10% जो प्रोविजन है माइनस करने के बाद लिख लेना 2,74,500। जो ट्रेड रिसेबल ग्रॉस फिगर थी उसमें से जो मैंने प्रोविजन 30,500 को बनाया वो माइनस करके लिख दिया अभय लिमिटेड का। और इसी तरह से जो दूसरी कंपनी है आशा लिमिटेड, उसका मैंने ट्रेड रिसेबल है उसमें से 10% माइनस कर करके जो फिगर आ गई 2,56,500 वो मैंने यहां पर लिख दी। और इन दोनों को ऐड कर करके मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया 5,31,000। उसके अलावा फिर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
जिसके अंदर बैंक का बैलेंस है, तो बैंक का बैलेंस जो आपने टेक ओवर करा है 1,40,000 और 25, तो 1,65,000 पर आप यहां पर लिख देंगे। इस तरीके से फिर आपकी बैलेंस शीट का टोटल 39,36,500 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उसके अलावा वैसे तो मैंने बैच सॉल्यूशन नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन सॉल्यूशन नोट्स में आप कुछ चीज ठीक कर लेना। जैसा कि मैंने बताया था, एक तो ये फिगर तो ठीक है, ये वाली फिगर जो है 12,500 की बजाय 12,250 आएगी, वो मैंने सॉल्यूशन में लिखी दिया है। और बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो शेयर कैपिटल का अमाउंट ये नहीं आएगा 3556 जो अभी हमने करा था, करेक्ट। और इतने शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, ना कि इतने शेयर। और ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन लिखा है ये काट देना, इसका कुछ नहीं करना है। और नेक्स्ट फिर क्वेश्चन को हमने देखा 5.4 को। 5.4 में कहता है पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड नाम की कंपनी है, दे अमालगमेट देयर बिजनेस, और पी क्यू लिमिटेड, उसने कहा द स्कीम इनविसास्ड ए शेयर कैपिटल इक्वल टू द कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू। अब यहां पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के जो हमने क्वेश्चंस करे उसमें इस तरह की लाइन नहीं दी हुई थी। इस लाइन का अभी तक क्या मतलब निकला, वो कह रहा है कि जो पी एंड क्यू नाम की कंपनी है, पी एंड क्यू नाम की कंपनी है, अब ये दोनों आपस में मिल गई, इन्होंने पी क्यू लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। लेकिन अब की बार, पिछली बार में या इससे पहले के 3 क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? अब की बार वो क्या कह रहा है, द स्कीम, जो इस स्कीम के तहत वो कह रहे हैं स्कीम इनविसास्ड। इनविसास्ड का वैसे तो मतलब होता है देखना, बड़े दृश्य को देखना। तो सिंपल वर्ड्स में हमने फिर ये डिसाइड करा कि जो नई कंपनी होगी उसकी जो शेयर कैपिटल होगी, जो न्यू कंपनी की शेयर कैपिटल होगी, वो क्या कह रहे हैं, इक्वल टू द कंबाइंड शेयर कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू लिमिटेड। यानी कि जो शेयर कैपिटल होगी पी और क्यू लिमिटेड की, जो शेयर कैपिटल है उसका जो टोटल होगा वो कैपिटल होगी पी क्यू लिमिटेड की। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट वेट। उसके अलावा अब नीचे जो इंफॉर्मेशन है उसमें वो क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। कहता है बैलेंस शीट 31/3/2023 की है, और इस बैलेंस शीट के मुताबिक, अब ये कई बार क्या होता है ना, जब ये प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर बड़े चालाक किस्म के होते हैं, जो पिछला टेबल होता है उसी को आगे कर देते हैं और नाम चेंज करना भूल जाते हैं। हालांकि जो हो सकता है आपके पास नोट्स हो उसमें ठीक हो। पी एंड क्यू लिमिटेड, तो पी एंड क्यू लिमिटेड की अब की बार शेयर कैपिटल तुम्हें दी हुई है 8,40,000, फिर 10,20,000 रिजर्व एंड सरप्लस और 6 लाख। फिर उसके अलावा तुम्हारी कोई नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज में 2 लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। पी लिमिटेड का नहीं है, लेकिन इनका जो है 5,40,000 है। उसके अलावा टेंजेबल एसेट्स तुम्हें दिए हुए हैं 7,20,000 और 10,80,000 के इन्वेंट्रीज दी हुई हैं, ट्रेड रिसेबल दिए हुए हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तुम्हें दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख है, और इनका जो है कुछ नहीं है, करेक्ट। ये कहानी अभी तक की है। अब ध्यान ये रखना, इसका कैश बैलेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस कंपनी का बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है। जो दूसरी कंपनी है क्यू लिमिटेड का कैश बैलेंस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इसका मतलब इनके कैश अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस पड़ा हुआ है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। अब उसने आगे कहा द कंसिडरेशन वॉज The consideration was to be based on the net assets of the companies as shown in the above balance sheet, जो कि हमेशा ही होता है। वो कहता है जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स होगा, बट नेट एसेट्स को कंप्यूट करते समय वो कहता है बट सब्जेक्ट टू एन एडिशनल पेमेंट टू पी लिमिटेड फॉर इट्स गुडविल टू बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब इनकी जो गुडविल कैलकुलेट करी जाएगी, कैसे करी जाएगी, एट इट्स वेटेड एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स फॉर 3 years एंडेड 31 March 2023। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के आधार पर पी लिमिटेड की गुडविल कंप्यूट करी जाएगी।
यानी कि जब पी लिमिटेड की गुडविल को हम वैल्यू करेंगे तो उनका नेट एसेट बढ़ जाएगा, जाहिर है उनको एडिशनल पेमेंट गुडविल की वजह से मिलेगी। अब कहता है द वेट्स फॉर द पर्पस ऑफ दीज 3 years वर 1 2 3, तुम्हें वेट्स ऑलरेडी दिए हुए। और कहता है प्रॉफिट्स हैड बीन 3 लाख, 5 लाख, 25, 6 लाख, 30,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द अफोर मेंशन्ड ईयर्स। तो तुम्हें ये प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं। बाकी तो क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे कहता है द शेयर्स ऑफ पी क्यू लिमिटेड वर टू बी इश्यूड टू पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड एट ए प्रीमियम and in proportion to the agreed net assets value of these companies। अब ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। पिछले क्वेश्चन में तो ये था कि नेट एसेट्स के आधार पर हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट तो अभी भी हम नेट एसेट्स के आधार पर करेंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है, शेयर्स ऑफ पी क्यू लिमिटेड वर टू बी इश्यूड टू पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड एट ए प्रीमियम। इससे पहले के क्वेश्चन में ये नहीं था, हम सिर्फ फेस वैल्यू से डिवाइड करके पता कर रहे थे कितने शेयर हैं। अब की बार वो कहता है कि पी क्यू लिमिटेड जो शेयर इश्यू करेगी प्रीमियम पे इश्यू करेगी। अब प्रॉब्लम ये है, हमें नई कंपनी का इश्यू रेट दिया ही नहीं है, तो हम प्रीमियम पे इश्यू करेगी ये कैसे पता करेंगे। और उसने ये भी कहा कि इन प्रपोर्शन टू द एग्रीड नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ दीज कंपनीज, और इन दोनों कंपनी की जो नेट एसेट्स है उनके रेशियो के आधार पर हम पेमेंट करेंगे। अब इसका पूरा मतलब क्या निकला, पहले तो तुम्हें यह मालूम है कि पी क्यू लिमिटेड के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने के लिए कितने हैं। ये कैसे हैं तुम्हारे पास, बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने के लिए कितने हैं, ये कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन में। शुरू में ही लिखा था ना कि जो पी क्यू लिमिटेड नाम की कंपनी है उसकी जो शेयर कैपिटल होगी, ये जो दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है, इन दोनों की जो टोटल शेयर कैपिटल है उसका जो टोटल बनेगा तो वही इनके शेयर कैपिटल है। तो इसका मतलब दोनों कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है उनको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा पी क्यू लिमिटेड के पास टोटल शेयर इश्यू करने के लिए कितने हैं। अब मुझे ये तो पता लग गया टोटल शेयर मैंने कितने इश्यू करने हैं। अब ये टोटल शेयर मुझे इश्यू करने पड़ेंगे पी और क्यू लिमिटेड को, लेकिन पी और क्यू लिमिटेड को कैसे मैं करूंगा। अब की बार पहले तो मैं उनके नेट एसेट्स फाइंड करूंगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। नेट एसेट्स मैंने फाइंड कर लिए, अब इन नेट एसेट्स का मैं रेशियो कंप्यूट कर लूंगा। समझ में आया, जो रेशियो होगा उसके आधार पर मैं नंबर ऑफ शेयर इश्यू करूंगा। तो मुझे अब पता लग गया कि कितने शेयर मैं इनको इश्यू करूंगा, नेट एसेट्स रेशियो के आधार पर करूंगा। अब नेट एसेट्स को मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, तो मुझे इश्यू प्राइस फिर पता लग जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद मेरे पास इश्यू प्राइस फिर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। तो ये क्वेश्चन है। आगे उसने ये भी कहा कि इन ऑर्डर टू रेज वर्किंग कैपिटल बाय ₹12 lakh proceeded to issue 72,000 shares of ₹10 each at the same rate of premium as issued for discharging the purchase consideration to P&Q Limited। ये सिर्फ परचेजिंग कंपनी की बुक से रिलेटेड है। वो कहता है परचेजिंग कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल 12 लाख से बढ़ाना चाहती है। 12 लाख से बढ़ाने के लिए हम 72,000 शेयर इशू करेंगे, ₹10 वाले करेंगे, लेकिन उसी रेट से करेंगे जिस रेट से हमने पी और क्यू लिमिटेड को शेयर इशू करे हैं। यानी कि हम प्रीमियम पर इशू करेंगे, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि इशू रेट क्या है। तो इशू रेट कैसे निकलेगा वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व करूंगा। करेक्ट। तो पहले तो क्वेश्चन की शीट हमेशा अपने सामने रख लो ताकि बार बार ना क्वेश्चन फ्लिप थ्रू ना करना पड़े, उससे फिर फ्लो टूटता है। लीजिए जी, अब इस क्वेश्चन को भी मैंने करा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5.4। तो 5.4 तो क्वेश्चन की शीट मैंने कहा जरूर पहले अपने सामने रख लें। क्वेश्चन की शीट को अपने सामने रखने के बाद अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन की शीट सामने रख ली तो सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में बताओ आपके एंगल से क्या होना चाहिए। सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी गुडविल के बारे में और हमें बाद में नेट एसेट्स कंप्यूट करने पड़ेंगे, तो गुडविल का अमाउंट हमारे पास होना चाहिए। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन यहां गुडविल जो फाइंड करनी है वो सिर्फ पी लिमिटेड की फाइंड करनी है। तो पी लिमिटेड की गुडविल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में उसने हमें 3 जो ईयर्स हैं, एक तो उसने 2021 के प्रॉफिट्स हमारे सामने दिए हुए हैं, नेट प्रॉफिट्स 2021 के जो प्रॉफिट्स हैं
नेट प्रॉफिट्स पहले तो उसको आप लिख लें जो कि 3 लाख लिखा हुआ है, और उसके अलावा 21 के प्रॉफिट्स तुम्हें दिए हुए हैं, 21-22 5,25,000 का प्रॉफिट इनका है। 22-23 के फिर प्रॉफिट्स को हम कंसीडर करेंगे, दैट इज इक्वल टू 6,30,000। लेकिन अब की बार उसने क्या कहा है कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो पहले तो मैं इनको क्या करूंगा, वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वेट्स उसने हमें दिए हुए हैं 1 2 3। अब इससे मल्टीप्लाई कर करके हमारे पास वेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे, वेटेड प्रॉफिट्स। अब वेटेड प्रॉफिट्स जो हैं, एक सेकंड, तो माउस जो है ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी कभी भाग जाता है ये। हाँ जी, तो वेटेड प्रॉफिट्स मैंने कंप्यूट करे, 3 लाख इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। 5,25,000 इंटू 2 कितना आ सकता है भाई, 10,50,000। 6,30,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 32,40,000। अब इसका तुम पहले तो टोटल कर लो वेटेड प्रॉफिट्स का। ये तो है ईयर्स, नेट प्रॉफिट, वेट्स और वेटेड प्रॉफिट्स। अब वेटेड प्रॉफिट्स का जब मैं टोटल करूंगा तो डेट इज इक्वल टू 32,40,000, 32,40,000। और आप वेट्स का भी टोटल कर लें, वेट्स का टोटल है 6। तो इसका मतलब जो गुडविल आपकी आ जाएगी, जो गुडविल आपकी आ जाएगी डेट विल बी इक्वल टू दिस मच। गुडविल वेटेड प्रॉफिट 32,40,000 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 5 लाख समथिंग, 5,40,000 मेरे ख्याल से, आप चेक कर लेना, 5,40,000। अब इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ गुडविल ही फाइंड आउट करनी थी मेन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने नेट एसेट्स फाइंड करे। अब नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो दोनों कंपनी है पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड, इनको मैं लिखूंगा। अब सबसे पहले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि यहां वैल्यूज में कोई खा चेंजेस तो है नहीं, फटाफट आप बस ने इनको यहां पर लिख डालो। 7,20,000, 10,80,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम फिर गुडविल है। गुडविल की वैल्यू अभी अभी आपने पी लिमिटेड की निकाली जो कि 5,40,000 है। उसके अलावा इन्वेंट्रीज, याद रखें गुडविल सिर्फ पी लिमिटेड की है। इन्वेंट्रीज जो है, इन्वेंट्रीज का अमाउंट 3,60,000 है, तो 3,60,000 आपने लिख दिया और 6,60,000, 6,60,000। उसके अलावा ट्रेड रिसेबल है, और ट्रेड रिसेबल का जो अमाउंट है डेट इज 4,80,000, 4,80,000 एंड 7,80,000। उसके अलावा कैश एट बैंक है। अब कैश एट बैंक 3 लाख, इनका तो है ही नहीं, लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब लायबिलिटीज में इस केस में कोई नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं थी। सन्ड्री क्रेडिटर 2,40,000 के इस कंपनी के हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अलावा 5,40,000 इनके भी हैं। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट, इनका तो खैर नहीं है, लेकिन इस कंपनी का बैंक ओवरड्राफ्ट 5 लाख, इस कंपनी का बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, 5,40,000 ही था, 5,40,000। उसके बाद हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे।
अब नेट एसेट्स आपके पास आ गए 21,60,000 और 14,40,000। नेट एसेट्स आपने फाइंड कर ली, करेक्ट। अब देखो यहां पर अगला स्टेप क्या है। नेट एसेट्स के बाद मुझे पता करना है कि परचेजिंग कंपनी कितने शेयर देगी और किस रेट के हिसाब से देगी। ठीक है, स्टेप नंबर सी, नंबर ऑफ शेयर्स, number of shares to be issued and issue price ये चीजें मुझे फाइंड करनी है। ये चीजें फाइंड करने के लिए पहले तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर पी क्यू लिमिटेड के पास कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इश्यू करे जाएंगे, क्वेश्चन में शुरुआती लाइन में ही लिखा था कि जो पी और क्यू लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर है उनको मिला करके हम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड को अगर आप देखेंगे तो 60,000 शेयर्स हैं और क्यू लिमिटेड के जो टोटल शेयर हैं वो 84,000 है। तो इसका मतलब टोटल शेयर पी लिमिटेड के पास 1,44,000 के अवेलेबल हैं इश्यू करने के लिए इन दोनों कंपनीज को। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रेशियो, क्वेश्चन में लिखा था कि ये जो शेयर इश्यू करे जाएंगे, ये जो शेयर इश्यू करे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स इश्यू करे जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स इश्यू करे जाएंगे। तो रेशियो जब मैं कंप्यूट करूंगा तो नेट एसेट्स दोनों कंपनी के मैं देखूंगा, तो नेट एसेट्स पी लिमिटेड के कितने हैं, क्यू लिमिटेड के कितने हैं हमने देखे। तो रेशियो आ गया 216:144, ये इनके नेट एसेट्स हैं, इसके हिसाब से मैंने रेशियो कंप्यूट करा। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि 216 और 144 को मैं ऐड कर दूं तो यह आ जाएगा 360। तो इस रेशियो के आधार पर मुझे शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। शेयर्स इश्यूड टू पी और क्यू। तो पी को कितने शेयर इश्यू करेंगे? टोटल नंबर ऑफ शेयर 1,44,000 है, 1,44,000 इंटू दिस। तो मैं अगर 1,44,000 इंटू 216 डिवाइडेड बाई 360 करूंगा तो ये आना चाहिए 86,400, और 1,44,000 इंटू में दिस करूंगा तो ये फिगर आनी चाहिए 51,600, करेक्ट। अब अगर मैं ये देखना चाहूं कि इश्यू प्राइस क्या है, किस रेट से हमने शेयर इश्यू करे हैं, तो हम कैसे देखेंगे? देखो यहां पर इश्यू प्राइस देखने के लिए मैं क्या करूंगा, जो नेट एसेट्स है दोनों कंपनी के उनको लिख लूंगा पहले तो दोनों कंपनी के जो नेट एसेट्स थे हमने कंप्यूट करे थे 21,60,000 एंड 14,40,000। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, जो मैंने शेयर्स इश्यू करे, इतनी पेमेंट करने के लिए मैंने इतने शेयर आपको इश्यू करे, और इतनी पेमेंट करने के लिए क्यू लिमिटेड को हमने 57,600 के शेयर्स इश्यू करे। अब ये चीज डिवाइड करने के बाद आपके सामने क्या आ गई? 25। इसका मतलब जो शेयर्स आपने इश्यू करे हैं 25 रुपए प्रीमियम के हिसाब से इश्यू करे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर इस क्वेश्चन में बाद में एक लाइन दी हुई थी कि जो पी लिमिटेड ने पब्लिक को शेयर इश्यू करे हैं वर्किंग कैपिटल रेज करने के लिए, उसकी भी एंट्री अब आप कर सकते हो। शेयर्स इश्यूड बाय पी क्यू लिमिटेड, जो कि नई कंपनी है, बाय पी क्यू लिमिटेड टू रेज ₹12 लाख।
तो 12 लाख की वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए हमने कुछ शेयर पब्लिक को इश्यू करे, और एक शेयर जो है वो 10 रुपए वाला है। तो मैंने कितने शेयर इश्यू करे होंगे ये आप कैसे निकाल सकते हो? भाई आपने 12 लाख है, 12 लाख को आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 12 लाख को 12 लाख को मैं डिवाइड कर दूं 25 से, तो इसका मतलब 48,000 शेयर्स हमने इश्यू करें। वैसे कितने शेयर इश्यू करें पहले मैं ये भी देख लूं, क्या उन्होंने 12 लाख इश्यू करें या कुछ कम करा था। क्वेश्चन में लिखा था इन ऑर्डर टू रेज वर्किंग कैपिटल बाय ₹12 lakh proceeded to issue 72,000 shares of 10 each। तो 72,000 शेयर्स हमने इश्यू करे हैं एट द सेम रेट के हिसाब से। तो हमने अपनी वर्किंग कैपिटल को भी बढ़ाना होगा या हमने कुछ और चीज भी करनी होगी, और भी हमें पैसा चाहिए, उसके लिए हमने क्या करा, अपनी शेयर कैपिटल जो है मार्केट में इश्यू करी है। ये क्वेश्चन की बेसिकली इसमें कहानी है। तो अब तुम क्या करोगे, इसकी जब एंट्री करोगे, क्योंकि इस कंपनी ने 72,000 शेयर इश्यू करे हैं, तो हो सकता है कि हमने कुछ 12 लाख तो वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए करे हों और कुछ पैसा और रेस करने के लिए करे, लेकिन शेयर हमने 72,000 के इश्यू करे हैं। 72,000 के शेयर इश्यू करे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स आपने इश्यू करे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 72,000 शेयर्स इश्यू करे। 72,000 इंटू 12 इंटू 25, ये 25 है। 72,000 इंटू 25 कितना आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 18 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 72,000 into 10, 7,20,000 and 2 security premium account, 72,000 into 15। तो 72,000 into 15 के हिसाब से आप करेंगे 10,80,000 की फिगर आपकी आ जाएगी, 10,80,000। तो ये एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में वैसे लिखा हुआ है कि शेयर्स इश्यूड बाय पीक्यू लिमिटेड, जो क्वेश्चन में 12 लाख ही था, 18 लाख था, पहले ये भी चेक कर लें। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से तो 12 लाख ही दिया था। एक काम करना, वो 12 लाख की फिगर को ना आप 18 लाख कर लो, हो सकता है मिस प्रिंट हो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 72,000 शेयर इश्यू करे हैं, तो हम 72,000 के हिसाब से ही मूव करेंगे। बैलेंस शीट, अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाने के लिए जी सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर पहले तो लिखें शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी आप लिखें ए शेयर कैपिटल। अब जहां तक शेयर कैपिटल का सवाल है, कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं, देखो यहां पर इस कंपनी ने टोटल कितने शेयर इश्यू करे, 1,44,000 शेयर तो इन्होंने दोनों कंपनी को इश्यू करे। 1,44,000 शेयर्स तो इन्होंने इश्यू करे ही दोनों कंपनियों को, और उसके अलावा प्लस 72,000 शेयर अभी अभी हमने देखा इश्यू करे। तो टोटल इतने शेयर इन्होंने इश्यू करे हैं 10 रुपए वाले शेयर, तो 2,16,000 इंटू 10, 21,60,000 आ जाएगा। 21,60,000। उसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में कुछ अमाउंट आपका आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में आपका जो अमाउंट आएगा, एक तो 32 लाख, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आपका आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,80,000। कुछ और फिगर आएगी या नहीं आएगी अभी चेक करेंगे। उसके अलावा फिर हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेएबल्स हैं और ट्रेड पेएबल के अंदर क्रेडिटर्स हैं। तो दोनों कंपनी के जो क्रेडिटर्स थे, जो आपने कंप्यूट करे थे, नेट एसेट्स कहां भाग गए,
तो क्रेडिटर 2,40,000 और 5,40,000 मिला करके 7,80,000 आप लिख देंगे, 7,80,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स के बाद फिर इसमें नेक्स्ट आइटम है, उसके अलावा अभी फिलहाल कोई आइटम नहीं है, करंट लायबिलिटी खत्म हो गई है। उसके बाद फिर सेकंड एसेट्स। एसेट्स के अंदर आप लिखेंगे वन नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी पहले वैसे टेंजिबल लिखा जाता है। अब टेंजिबल आइटम्स जो हैं वो तुम स्ट्रेट वे लिख लो, 18 लाख दोनों कंपनी के मिला करके। देखो दोनों कंपनी के जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे तुमने शुरू में ही कंप्यूट कर लिए, ये दोनों मिला करके आपने यहां पर लिख दिए, करेक्ट। उसके अलावा फिर इंटेंजिबल। अब जहां तक इंटेंजिबल का सवाल है, गुडविल। गुडविल हमने कंप्यूट करी थी 5,40,000 की, वो सिर्फ और सिर्फ पी लिमिटेड की थी। गुडविल के अलावा फिर करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की फिगर बस तुमने मिला करके लिख देनी है, 10,20,000। इन्वेंट्रीज के बाद फिर ट्रेड रिसेवेबल है, उसमें भी आपने फिगर मिला करके लिख देनी है, 12,60,000। लेकिन जब आप कैश एट बैंक लिखेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए पहले तो जो पी लिमिटेड है, पी लिमिटेड का कैश बैलेंस कितना है, 3 लाख है। और जो क्यू लिमिटेड है उसका कैश बैलेंस है ही नहीं, बल्कि उसका तुमने बैंक ओवरड्राफ्ट बने, इसीलिए उस वक्त आपको बताया था, यानी कि उनके कैश अकाउंट में एक तरीके से नेगेटिव बैलेंस है। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में नहीं लिखा, यहां माइनस कर दिया, या मैं चाहूं तो यहां जीरो लिख के लायबिलिटी में भी लिख सकता हूं। उसके अलावा इस क्वेश्चन में अभी अभी हमने शेयर इश्यू करे थे, तो शेयर इश्यू कर करके हमारे पास 18 लाख रुपए आए थे, तो हमारा कैश बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। अब इन सबको ऐड और माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में जो फिगर आ जाएगी वो 15,60,000 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज तुम्हें बतानी थी, वो ये, जब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहा था, ये तो प्रीमियम उन शेयर्स का है जो हमने पब्लिक को इश्यू करे थे। तुम्हें याद होगा कि उसके अलावा हमने दोनों कंपनीज को शेयर इश्यू करे। ये जो दोनों कंपनीज को हमने शेयर इश्यू करे थे, जो हमने कंप्यूट करा, इसको 86,400 शेयर इश्यू करे थे, इसको हमने 57,600 शेयर इश्यू करे थे। लेकिन ये शेयर हमने 25-25 रुपए के हिसाब से करे थे, 10 रुपए का शेयर 15 रुपए प्रीमियम पर। तो इसका मतलब 86,400 इंटू 15 एंड 57,600, यानी कि जो मेरा प्रीमियम हो जाएगा, मैं यहीं पर बता देता हूं, 86,400 इंटू 15, ये मेरा प्रीमियम हो जाएगा जो मैंने पी लिमिटेड को इश्यू करा। तो दैट इज इक्वल टू 86,400 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 12,96,000। तो 12,96,000 का प्रीमियम तो ये हो गया, और इसका हो जाएगा 57,600 इंटू 15, 57,600 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 8,64,000। अब इसको मैं ऐड कर दूं प्लस 12,96,000, तो टोटल प्रीमियम ये और आ गया 21,60,000 का। तो 21,60,000 का प्रीमियम तुम्हारा और आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसलिए मैंने उस वक्त प्रीमियम की जगह खाली छोड़ी हुई थी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हारा प्लस 21,60,000 और आ जाएगा, और आउटर कॉलम में तुम्हारा जो आ जाएगा टोटल, दैट विल बी इक्वल टू 32,40,000।
उसके बाद तुम अपनी बैलेंस शीट को अब टैली कर सकते हो। बैलेंस शीट का जो नेट टोटल मेरे पास मौजूद था, पता नहीं कहां भाग गया इधर उधर, 61,80,000 है, आप चेक कर लेना। 61,80,000 and 61,80,000. Is it clear to you? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अब जरा उसको देखें। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये मेरे कराने लायक नहीं है, ये आप खुद मैनेज कर सकते हैं। अब करना है तो कर लेना, वैसे सॉल्व है, नहीं तो केवल रीडिंग जरूर इसकी ले लेना, इसको करा जा सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है कि मुझे कुछ बताना पड़े। दो कंपनी है, सुपर एक्सप्रेस एंड फास्ट एक्सप्रेस, और दोनों मिलकर के एक नई कंपनी बना रही है, करेक्ट। एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनी आर टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एट बुक वैल्यूज। द कंपनीज वेर अलॉटेड इक्विटी शेयर इन ल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन अमाउंटिंग टू 30,000। 30,000 का परचेज कंसिडरेशन है, तुम्हें दिया हुआ है। 20,000 सुपर फास्ट को मिल रहा है, 10,000 फास्ट को मिल रहा है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसको तुम्हें कर लेना चाहिए, और खास तौर से मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें दिया हुआ है। अब उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन तुम्हें और कराना है, 5.7 और 5.8, ये दोनों सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। कोई एक क्वेश्चन मैं इसमें से करा दूंगा, करेक्ट, और उसके अलावा 5.9 की मैं रीडिंग ले लूंगा, तो फिर ये सेक्शन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में फिर इसकी चर्चा जारी रहेगी।